आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। आप जानते हैं कि चाहे आप यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस का एग्ज़ाम ले लें या कोई भी आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम ले लें या फिर आप वनडे एग्ज़ाम क्यों ना ले लें, जैसे कि एसएससी का या फिर बैंक का, हर एग्ज़ाम में जो नदियाँ होती हैं, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं क्योंकि ये एक बेसिक जीके है, स्टैटिक है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। और ख़ास तौर पर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन नदियों के बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत सरल तरीके से नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और आप बहुत आसानी से इन्हें समझ पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा इस वीडियो को देखिए और दोबारा जब इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप इसको ड्रॉ भी करते रहिए जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ। इससे दो काम होंगे, एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा और आपका बिल्कुल नदियाँ अच्छे से रिमेंबर हो जाएंगी, यानी बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं कभी। और दूसरा क्या होगा, जब यूपीएससी का आपको मेंस लिखना होगा या फिर स्टेट पीसीएस का मेंस लिखना होगा तो वहाँ पे ज्योग्राफी सेक्शन में भूगोल का जो आप क्वेश्चंस आते हैं उसका जब आप आंसर देते हो तो आपको मोस्टली डायग्राम बनाना पड़ता है, तो एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो आप पहले नंबर पे एक बार इस वीडियो को देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो दोबारा आप इसे आराम से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें कि हम पहला टॉपिक ले रहे हैं भारत की नदियाँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले आप भारत को जब देखें तो सबसे पहले आप दिशाओं के ज्ञान को अच्छे से समझिए। दिशाओं में आप जानते हैं कि ऊपर का क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण, ये वाला हिस्सा क्या होता है, पूर्व, और ये वाला हिस्सा होता है पश्चिम। ये हमने क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा। इसको समझने से आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जा रही है, पूर्व से निकल रही है या पश्चिम से निकल रही है या उत्तर से निकल रही है या फिर दक्षिण से निकल रही है। पहली बात ये हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पर आप भारत का नक्शा जब बनाते हैं तो आप जानते होंगे कि ये जो पोर्शन होता है ये होता है हिमालय क्षेत्र, ये हिस्सा होता है हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इन्हें बोला जाता है हिमालय नदियाँ। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ हो सके तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। और जो नदियाँ ये भारत के नीचे यानी दक्षिण के हिस्से में जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, यदि हम साधारण भाषा में कहें तो जो नदियाँ भारत में ऊपर के हिस्से में निकलती हैं या फिर गिरती हैं उन्हें हिमालय नदियाँ बोला जाता है, और जो नदियाँ भारत के नीचे हिस्से में गिरती या निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ बोला जाता है। तो आई होप कि आप इतनी बात समझ गए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नदियों के बारे में डिटेल से जानना। स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे और एक एक नदियों को हम यहाँ पर समझते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर एक जगह होती है मानसरोवर, और मानसरोवर से एक नदी निकलती है सिंधु, जिसे कि सिंधु बोलते हैं। तो ये जो सिंधु नदी है ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको दर्शा रही हूँ रेड से, ये यहाँ से निकल करके यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। और इसी सिंधु नदी से 5 इसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं। इन 5 सहायक नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए और सीक्वेंस वाइज पता होने चाहिए, यानी क्रमबद्ध रूप से पता होने चाहिए। पहले कौन सी आती है बाद में कौन सी आती है। तो पहले आएगी झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। तो ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। पहली बात ध्यान आपको रखनी है, सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती हुई पाकिस्तान की ओर होती हुई अरब सागर में गिर जाती है, और इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां होती हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनके नाम आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखने हैं, यानी सबसे पहले कौन सी है, उसके सेकंड नंबर की कौन सी है, थर्ड नंबर की कौन सी है, फोर्थ की कौन सी है, फिफ्थ की कौन सी है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप जानते होंगे कि सिंधु नदी से संबंधित ही एक समझौता होता है, सिंधु नदी समझौता। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, सिंधु नदी समझौता, और ये समझौता हुआ है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर आप इस समझौते के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।
अभी हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम नदियाँ पढ़ रहे हैं, नदियाँ बताएंगे। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि वीडियो के लास्ट में हम इस सिंधु नदी समझौते के बारे में भी बात करेंगे। और अगर अभी आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके उत्तर ज़रूर दें। तो आई होप कि आप समझ गए कि हिमालय क्षेत्र में मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है, जो कि पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ होती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब आप देखेंगे कि यही हिमालय के पास गंगोत्री, ये जो आपको मैं रेड रेड दिखा रही हूँ, गंगोत्री, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कि हम बोलते हैं गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? गंगा नदी। और इसी गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे गंडक, कोसी आदि कई सारी नदियाँ होती हैं जो कि गंगा की सहायक नदियाँ होती हैं। और इसी उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है जो कि होती है यमुना। और यमुना की भी कई सहायक नदियाँ होती हैं। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन, 3 नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यमुना जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अब एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि ये यमुना आप देख रहे हैं कि यहाँ उत्तराखंड से निकली और यहाँ प्रयागराज के पास ये गंगा से मिल जाती है। ये होती है यमुना नदी। और गंगा नदी जो ये यहाँ उत्तराखंड के गंगोत्री से निकली थी, तो ये पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत में गंगा को गंगा बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में गंगा को आप ध्यान रखेंगे पद्मा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पद्मा बोलते हैं गंगा को। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल। इसके साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गंगा जो होती है, इसका नाम गंगा पड़ा जब ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। वो 2 नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही इसको गंगा नाम कहा गया है। ये दोनों नदी मिलकर ही यहाँ से निकलती हैं और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ तक अभी आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आपको अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम एक एक बेसिक लेवल से आपको चीज़ें समझाएं, ताकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। अगर फाउंडेशन ही आपका ठीक से नहीं है तो फिर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम आगे देखेंगे, यही मानसरोवर के पास से एक नदी और ये निकलती है, जो मैं आपको रेड पेन से बता रही हूँ। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू कलर की जो नदी निकल रही है, ये नदी यहाँ असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसको बोलते हैं। और जब ये तिब्बत से होती हुई आती है, यहाँ पर तिब्बत से होती हुई आती है, तो इसे यहाँ पर बोला जाता है सांपो, यानी तिब्बत में इसे सांपो बोलते हैं और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जो कि मानसरोवर के पास से निकलकर असम की ओर से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये गंगा भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर रही, तो यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से, और ये बहुत बड़ा डेल्टा होता है, बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। डेल्टा क्या होता है, आई होप कि आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब नदियाँ पहाड़ों से गिरती हैं तो बहुत सारी अपने साथ मिट्टी, गाद और पत्थर लाती हैं और एक जगह पर एकत्र होकर एक पहाड़ नुमा संरचना बना लेती हैं छोटी सी, इसी को बोला जाता है डेल्टा। आई होप कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक पर्वत है, अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे लूनी नदी कहते हैं। इस लूनी नदी की विशेषता ये है कि ये किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती, बल्कि ये यहाँ पर गुजरात के पास कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। क्या ध्यान रखना है?
अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी, और ये गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह है अमरकंटक। इसका नाम आपने सुना होगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जगह से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक इससे नदी निकलती है जो कि पूरब की ओर जाकर गंगा में मिल जाती है, जिसको बोलते हैं सोन नदी। एक यहाँ पश्चिम की ओर निकलती है और यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है, जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी। और एक यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे बोलते हैं महानदी। तो ये तीनों नदियाँ जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, वो तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ध्यान रखना है आपको। एक आपकी जाएगी यहाँ पे पूरब की ओर, जब गंगा से मिल जाएगी, सोन नदी। एक आपकी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, महानदी। और एक आपकी पश्चिम की ओर जाएगी, अरब सागर की ओर चली जाएगी, नर्मदा नदी। आई होप कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक नदी है जो कि पश्चिम से निकलती है और नर्मदा के बिल्कुल नज़दीक वाली नदी है, जो कि है ताप्ती नदी। और इन नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पहाड़ी आती है जिसे बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ियाँ। सतपुरा की पहाड़ियाँ। ये मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तक जितनी भी नदियाँ हमने देखी वो सब पूरब से निकल रही थी, बट ये जो नदी हैं दोनों, नर्मदा और ताप्ती, ये 2 प्रमुख बड़ी नदियों में से हैं जो कि पश्चिम से निकलती हैं और पूरब की ओर जाती हैं। तो ये दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये दूसरी दिशा से निकल रही हैं। अब हम देखेंगे कि एक ये नदी यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की खासियत ये है कि ये दक्षिण भारत की लंबी नदी है। जैसे उत्तर भारत में गंगा को बोला जाता है ना, वैसे दक्षिण भारत की लंबी नदी या बड़ी नदी गोदावरी बोली जाती है, बल्कि इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा यदि किसी बोलते हैं तो बोलते हैं गोदावरी नदी को, और इसे वृद्ध नदी भी बोला जाता है, बूढ़ी नदी भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक यहाँ से नदी निकलती है महाराष्ट्र के नीचे से, और ये भी जाकर कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है, वो है नागार्जुन बांध परियोजना। नाम आपने सुना होगा। वैसे बांध से रिलेटेड भी वीडियो हमारा एक एक टॉपिक का आएगा, तो वहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे, बट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध परियोजना। और इसके बाद एक कावेरी नदी जो कि यहाँ कर्नाटक से निकलती हुई तमिलनाडु की तरफ जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कावेरी नदी। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम होते हैं। तो गोदावरी के बारे में हमने जान लिया, कृष्णा के बारे में जान लिया, कावेरी के बारे में भी जान लिया। तो ये हमारा दक्षिण भारत कंप्लीट हो गया। अभी कुछ चीज़ें हमारी बची हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो बांध परियोजना है आप जानते होंगे उसका नाम, वो है भांगड़ा नागल। बांध परियोजना ये अक्सर पूछी जाती है और ये कहाँ पर है? ये है सतलुज नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इस जगह पर है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमने अभी देखा था कि गंगा को पश्चिम बंगाल में पद्मा बोला जाता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से जो निकली थी, ये ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में बोला जाता है जमुना। और इन दोनों नदियों के मिलने से एक नदी बनती है जिसे बोला जाता है मेघना। गंगा को पश्चिम बंगाल में पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में जमुना बोलते हैं, और दोनों नदियों के मिलने से जो नदी बनती है उसे बोलते हैं मेघना नदी। तो ये भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम शो करके दिखा दिया है, ये मैंने खुद बनाया है। आप चाहें तो आप भी इसे ड्रॉ करें, आपके लिए ईजी होगा समझना, जानना। और आप एक बार अगर आप इसे देखकर बनाएंगे तो आपके दिलो दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और आप दोबारा कभी इसे जल्दी भूलेंगे नहीं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि सिंधु नदी के ऊपर एक सिंधु जल समझौता था, वो जल समझौता क्या था?
भारत और पाकिस्तान के बीच, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इसमें ये समझौता किया गया था 1960 में कि जो ये शुरुआत की 3 नदियाँ हैं, 3 नदियाँ कौन सी? सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। इन तीनों नदियों का जो पानी है उसमें 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% जो है वो भारत को दिया जाएगा। और जो बाद की 3 बची यानी रावी, व्यास और सतलज, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें 80% पानी भारत को दिया जाएगा और 20% पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो यही है सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था। तो ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगर आप जानते हैं तो आपने पहले बता दिया होगा, नहीं जानते तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये थी भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, खास तौर पर कहाँ पर कौन सी नदी है ये आपको भारत के नक्शे में पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आपका नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसकी पूरी कंप्लीट PDF मैं आपको दे दूँगी हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। वीडियो यदि पसंद आया हो और आप चाहते हो कि इसी तरह हम फाउंडेशन लेवल के वीडियो आपके लिए लगातार लाएं, जैसे हमने भारत की नदियों से स्टार्ट किया है, इसके बाद भारत की मिट्टी, भारत के पहाड़, पर्वत, परियोजनाएं, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें। हमारा टारगेट है कि हिंदी माध्यम को इतना अच्छे प्रकार से तैयारी करा देना ताकि जो वो तैयारी की उनकी जो कमी होती है वो दूर हो जाए और वो भी UPSC IAS के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और जाहिर सी बात है, अगर इतने बड़े एग्जाम की तैयारी आपने कर ली तो छोटे छोटे एग्जाम तो आप आराम से क्रैक कर ही लेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।